गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के दो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में, जो कि है जूल्स लॉ एंड जूल थॉम्सन इफेक्ट। सो जूल्स लॉ की हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हाट डज इट सेज? द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस विद वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स टू से कि आपके पास कोई भी आइडियल गैस है, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज होना विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। और अगर हम मैथमेटिकली इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं करली यू बाय करली वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि जो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी अगर हम बात करें तो इंटरनल एनर्जी से मतलब है वो एनर्जी जो किसी सिस्टम के अंदर स्टोर होती है। से अगर हमारे पास कोई भी एक सिस्टम हम कंसीडर करें, गैस का एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास गैस के पार्टिकल्स हैं। अब जो एनर्जी इस सिस्टम के अंदर स्टोर होगी उसे हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे। अब इंटरनल एनर्जी वो किसके इक्वल हो सकती है? अब जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हो सकता है ये मूव कर रहे हो, मोशन में हो, रैंडमली मूव कर रहे हो सकता है ये रेस्ट में हो कोई पार्टिकल, हो सकता है ये वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हो सकता है रोटेशनल मोशन कर रहे हो, इस तरह से हो सकता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट हो रहे हो। तो इस तरह से हम इंटरनल एनर्जी को हम बोल सकते हैं सम ऑफ all kind of energy stored within the system. So this is the definition of internal energy. So students, इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो जूल्स लॉ में कि जो हमारे पास आइडियल गैस है उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू ज़ीरो। टेम्परेचर क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा। एंड वी नो आइडियल गैसेस क्या होती हैं। आइडियल गैस वो गैस होती है जो सभी के सभी गैस लॉज को ओबे करती हैं। अब गैस लॉज कौन कौन से होते हैं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुकोक्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। तो आइडियल गैस वो गैस होती है जो इन सभी गैस लॉज को ओबे करती है। और आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी फॉर एन मोल्स ऑफ अ गैस, उसको ओबे करती हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि आइडियल गैस एक ऐसी गैस है, चाहे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, डिक्रीज़ करें, प्रेशर इंक्रीज़ करें, डिक्रीज़ करें, ये किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आइडियल गैस की वॉल्यूम बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करने से, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि प्रेशर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से इनमें कोई चेंज आएगा। फॉर यूर कन्वीनियंस आप समझ सकते हैं आइडियल गैस और रियल गैस को। एक सिंपल से अगर मैं वर्डिंग में बात करूं तो आइडियल गैस एक तरह से साधु है। मतलब कि साधु क्या होते हैं? जिनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जब वो तपस्या में लीन होते हैं, आप उन्हें बेशक जितना मर्जी तंग करने की कोशिश करें लेकिन उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उनके सामने बेशक उनके परिवार के मेंबर्स में से किसी को हर्ट करो तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है आइडियल गैस। मतलब कि ये वो गैस है जो एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। एक्सटर्नल कंडीशन चाहे कुछ भी हो तो ये उन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। एंड जब हम बात करते हैं रियल गैस की, तो रियल गैस क्या है? रियल गैस पे हम बात करते हैं ये एज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग के सामने आप उसके बिलव्ड वंस को जो उससे बिलोंग करते हैं, अगर उनको आप हर्ट करते हो तो ह्यूमन बीइंग को बुरा लगता है, वो उसका बदला भी लेगा आपसे। तो वो चीज़ है, रियल गैस वो है जिनके ऊपर एक्सटर्नल कंडीशन का फ़र्क पड़ता है। और रियल गैस जो है वो आपकी वैंडर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट को भी ओबे करती हैं। वैंडर वॉल इक्वेशन क्या थी? वैंडर वॉल इक्वेशन हमारे पास होती है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। सो इट इज़ राइट। तो ये इस तरह से जो रियल गैस है वो इस इक्वेशन को फॉलो करती है। सो ये तो था जस्ट एक जनरल सा इंट्रो। व्हाट इज़ आइडियल गैस, व्हाट इज़ रियल गैस, व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी, तो हमने पहले बेसिकली ये डिस्कस कर लिया। तो जूल्स लॉ की
स्टेटमेंट आपको अच्छे से आई थिंक अब क्लियर हो गई होगी कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा किसकी, आइडियल गैस की, विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो ज़ीरो होगा। और क्यों होगा मैंने आपको ये भी जस्टिफाई कर दिया, बट अब हम इसको मैथमेटिकली वेरीफाई करेंगे। मैथमेटिकली वेरिफिकेशन के लिए वी नो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, यू नो वेरी वेल। अब कोई भी आपके पास सिस्टम है, उसके अंदर आपके पास मोलिक्यूल्स हैं, आप बता सकते हो उसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल U1 थी, फाइनल उसकी इंटरनल एनर्जी U2 हो गई। जब आपने कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस अप्लाई की तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो गई, U2 हो गई। अब आप पूरा पूरा मैकेनिज्म स्टेट फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रही है। अब आपको ये नहीं पता इसने कैसा पाथ फॉलो किया होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स मोशन से रेस्ट में आएंगे, कुछ वाइब्रेशनल से रोटेशनल में, कुछ रोटेशनल से वाइब्रेशन में, कौन सी एनर्जी बेसिकली किस एनर्जी में चेंज हो गई है, इसका आपको कोई प्रेडिक्शन नहीं है। यू नो जस्ट ओनली द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। ओके, सो internal energy is a state function and we can also say it is a function of volume and temperature. अब जैसे कोई भी सिस्टम है, अब सिस्टम का आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, से आप इसको हीट कर रहे हो सिस्टम को, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी भी तो चेंज होगी। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? कि जब आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कि वो चेंज होगी ही होगी। ऐसे अगर उसकी वॉल्यूम चेंज कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स ऑन बोथ फैक्टर्स, वॉल्यूम एज वेल एज वॉल्यूम एज वेल एज टेम्परेचर। सो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो हमने कुछ इसको वेरिफिकेशन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया हुआ है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, से इस तरह का कोई कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, एंड क्लोज कंटेनर में हमारे पास दो ट्यूब्स हैं, एक ए ट्यूब है और एक हमारे पास बी ट्यूब है। से दिस इज ए, दिस इज बी, और इसके हमने क्लोज किया हुआ एक स्टॉप कॉक की हेल्प से। फिर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव करेंगे तो गैस जो है ए से बी में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, यू इज अ, सो बैक टू द पॉइंट, यू इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो हम क्या करते हैं, इसका टोटल डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं। अब टोटल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, लेट मी टेल यू वंस। टोटल डेरिवेटिव जैसे u है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो टोटल डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं du से। ठीक है, सो टोटल डेरिवेटिव को आप डिनोट करोगे du से, विच इज़ इक्वल टू, अब नाउ u किसका फंक्शन है, अब हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म्स में लिखेंगे, बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट तब आता है, एक आपके पास ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है, जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स की बात करते हो, तो एक आपके पास होता है पार्शियल डेरिवेटिव, से कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। सो इसको भी हमें थोड़ा सा समझना होगा, इन ये कंसेप्ट कब आते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का एंड ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का। सो पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपके पास तब आएगा जब आपका u, जैसे कोई भी फंक्शन है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। जैसे u है, u आपका दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आपका u वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है और एक टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। सो हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में इस टोटल डेरिवेटिव को लिखने वाले हैं। सो कैसे लिखेंगे, सी इट हियर, du टोटल डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, du इज इक्वल्स टू, अब नाउ u किसका फंक्शन है, v का फंक्शन है। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करते हो तो जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो दूसरे वेरिएबल को क्या रखना होता है हमें, कांस्टेंट t, जो इसके सब्सक्रिप्ट में मैंने लिखा है नीचे t, ये आपका कांस्टेंट है, इनटू में आ जाएगा dv, प्लस u इज अ फंक्शन ऑफ t ऑल्सो, करली v बाय करली t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पहले हमने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी का पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया, टी को कांस्टेंट रख के, अब हम इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, टेकिंग वी एस कांस्टेंट इनटू डी टी। तो इस तरह से हम जो है अपना
टोटल डेरिवेटिव कंप्यूट कर रहे हैं। अब नाउ जैसे कि डेफिनेशन से ही आपको क्लियर है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, सो आपका dt क्या है, ज़ीरो है। सो अगर dt ज़ीरो है तो अगर हम यहाँ पे ज़ीरो कंप्यूट करें, ये वाला फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, बचा कौन सा फैक्टर, ये वाला फैक्टर। अब नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो क्यों है, तो इसका रीज़न बहुत सिंपल है, बिकॉज मैंने अभी बताया कि जो आइडियल गैसेस होती हैं इनकी जो इंटरनल एनर्जीज होती हैं वो कांस्टेंट होती है। बिकॉज आइडियल गैस क्या होती है कि जो किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती, ना वो वॉल्यूम पे डिपेंड करती है और ना ही वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि आइडियल गैस आपकी ना वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी ना टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही तो अगर मैं इसका चेंज लूँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि इनिशियल में भी वही होगी, फाइनल में भी वही होगी। बट आपको एक बार मैं मैथमेटिकली भी बताना चाहता हूँ ये ज़ीरो कैसे आया। यू नो वेरी वेल फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, that is heat is equals to sum of internal energy plus work done। पीडीवी क्या आपका रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को। ओके, सो क्लियर है। सो इस केस में आपकी हीट जो है वो कांस्टेंट है। देखिए, ना तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है और ना ही वो सराउंडिंग से। ओके, सो जो हीट है वो ना तो अंदर से बाहर जा रही है ना बाहर से वो अंदर आ रही है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हीट को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पर जो कंटेनर है उसमें वाटर फिल किया हुआ है। ठीक है, एज यू नो वेरी वेल कि जब एक्सपेंशन होगा, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस केस में हीट कम या ज़्यादा हो सकती है। क्योंकि देखिए, अगर आपका गैस का कंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब गैस कंप्रेस हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, हीट इंक्रीज होगी। जब एक्सपेंशन होगा तो उस केस में क्या होगा, जो हीट की वैल्यू है वो कम होगी, मतलब कि टेम्परेचर कम होगा एक्सपेंशन के केस में, जबकि कंट्रैक्शन केस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इसलिए हमने क्यू को ज़ीरो पुट किया है। अब नाउ जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर है, एक ए बल्ब है एक बी बल्ब है, बी बल्ब में हमने प्रेशर जो है वो एक तरह से कांस्टेंट ही किया हुआ है, वो वैक्यूम कर रखा है, क्रिएट। ठीक है, तो उस केस में पी भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। सो डी यू इज इक्वल टू ज़ीरो। आप इस तरह से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं कि डी यू ज़ीरो क्यों हुआ, या फिर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आइडियल गैस के बिहेवियर के बारे में, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको जैसे भी समझ में आ रहा हो आप वैसे समझ सकते हैं। सो नाउ हमारे पास एक ये फैक्टर बचा था, डी कर्ली यू बाई कर्ली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड यू नो वेरी वेल जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अब अगर गैस की एक्सपेंशन हो रही है तो गैस की एक्सपेंशन में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी। सो अगर आप डी यू निकालना चाहें, डैट इज वी टू माइनस वी वन, इसकी कुछ ना कुछ आपके पास फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। ये तो नहीं है, ये ज़ीरो ही आएगा क्योंकि गैस कुछ ना कुछ एक्सपेंड हुई है। ठीक है, तो उस केस में डी यू तो ज़ीरो नहीं होने वाला, तो बचा कौन सा फैक्टर, कर्ली यू बाई कर्ली वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये फैक्टर ज़ीरो होगा, तो इट मीन्स द जूल्स लॉ इज़ वेरीफाइड। तो ये था आपके पास जूल्स लॉ, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, बस आप एक बार जस्ट इसको रीड करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है जूल थॉमसन इफ़ेक्ट, जो हम लेटर इस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।